हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। हम बात कर रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन 3 स्टेप हैं, जिसमें से मैंने अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक्सप्लेन कर दिया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन पार्ट फर्स्ट में। इसके अंदर हम बात करेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन की। तो जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, देखो अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाली जो प्रोसेस थी वो कहाँ हो रही थी, ये ग्लोमेरुलस, यहाँ पर ये बोमेन कैप्सूल था, बोमेन कैप्सूल से नीचे फिर पीसीटी। तो जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस थी वो यहाँ थी, और जो रीअब्जॉर्प्शन है, सीक्रेशन है, वो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। जो ट्यूब्यूल्स हैं नेफ्रॉन की, उनके अंदर सीक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, ये एक हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस है। हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस ये क्या करती है कि जो यहाँ से फिल्ट्रेट पास ऑन होके आया है, जो फिल्ट्रेट पास ऑन होके आया है, इस फिल्ट्रेट में दोनों तरीके के सब्सटेंस हैं। जो यूज़फुल सब्सटेंस है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, आयंस हैं, वो भी प्रेजेंट है इस फिल्ट्रेट के अंदर, जो कि यहाँ से फिल्ट्रेट होके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से ग्लोमेरुलस के थ्रू होके आया है, बोमेन कैप्सूल में और पीसीटी में आएगा। और इसके साथ साथ जो वेस्टफुल मटेरियल है वो भी प्रेजेंट है, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ऑक्सलेट है। तो जो यूज़फुल सब्सटेंस हैं उन्हें हम बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। सिर्फ जो वेस्ट है, हमारा टारगेट है कि वेस्ट ही बॉडी से बाहर निकले, यूज़फुल सब्सटेंस बॉडी से बाहर ना जाएं। तो इन यूज़फुल सब्सटेंस को फिर से क्या किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है बॉडी के अंदर ट्यूबुलर फ्लूइड से। जो ये पीसीटी है, डीसीटी है, ये ट्यूबुलर फ्लूइड होगा। इस फ्लूइड के अंदर ये जो फिल्ट्रेट है, ये पास ऑन होके इस ट्यूब्यूल के अंदर आया, ट्यूब के अंदर आया, तो हमने इसे ट्यूबुलर फ्लूइड बोल दिया। यहाँ ये क्या था, फिल्ट्रेट था, क्योंकि ये फिल्टर होके आया है। जब ये ट्यूब्यूल के अंदर एंटर हो गया तो ये ट्यूबुलर फ्लूइड हो गया। और इस ट्यूबुलर फ्लूइड में से पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले से, कलेक्टिंग डक्ट से जब ये पास ऑन होगा, तो जितने भी यूज़फुल सब्सटेंस हैं, वो यूज़फुल सब्सटेंस हमें फिर से ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करने हैं, वापस भेजने हैं। एक चीज़ हमने देखी थी कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट था, उसके अंदर सारे प्लाज्मा कंस्टिट्यूट यहाँ आ गए थे, सिवाय किसके, कि प्लाज्मा प्रोटीन के। तो जो वेस्टफुल मटेरियल के साथ यहाँ पे यूज़फुल मटेरियल भी प्रेजेंट है, उस यूज़फुल मटेरियल को फिर से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज दिया जाएगा, और जितने भी असेंशियल सब्सटेंस है वो फिर से ब्लड में आ गए। तो जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या हम नाम देते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्या है, सेकंड बेसिक फंक्शन है न्यूरॉन का एंड कलेक्टिंग डक्ट का। फर्स्ट क्या था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड कौन सा है, ट्यूबुलर सीक्रेशन। केवल एक जो फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट का मोर देन 99% क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। केवल एक कुछ थोड़ा सा ही, नियर अबाउट लेस देन 1% जो फिल्ट्रेट है वो ही यूरिन की फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम बात करें कि पर मिनट 125 ml फिल्ट्रेट पास ऑन होके बोमेन कैप्सूल के अंदर आएगा, तो इस 125 ml पर मिनट में से 124 ml रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और 1 ml है जो कि यूरिन की फॉर्मेशन करेगा पर मिनट के हिसाब से। अगर हम बात करें तो जो मैग्नीट्यूड्स है आयंस का, जो फिल्ट्रेट है, अगर उसके मैग्नीट्यूड की हम बात करें, तो फिल्ट्रेट के मैग्नीट्यूड में कि जो ये 125 में से 124 ml रीअब्जॉर्ब किया गया है, तो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के मैग्नीट्यूड में जो कंटेंट है, जैसे कि
99% वाटर को, जो फिल्ट्रेट वाटर है, उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। अगर हम आयंस की बात करें तो 99.5% आयंस को रीअब्जॉर्ब कर लिया गया और 100% ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इन रीअब्जॉर्प्शन। एक टर्म है TM, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, जो ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है, ये क्या है? ये है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी रीअब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम। कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी रीअब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम। कि पर यूनिट टाइम में किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की मैक्सिमम कितनी अमाउंट रीअब्जॉर्ब की जा सकती है। कि भाई फिल्ट्रेट के अंदर जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की मैक्सिमम कितनी अमाउंट पर यूनिट टाइम रीअब्जॉर्ब की जा सकती है, मैक्सिमम अमाउंट, वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। और जितने भी एक्टिवली रीअब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम को छोड़ के जितने भी एक्टिवली रीअब्जॉर्बिंग सब्सटेंस हैं उनकी एक पर्टिकुलर TM वैल्यू होगी ही होगी। ठीक है। कोई भी सब्सटेंस अगर वो फिल्टर हुआ है उसकी TM वैल्यू के बियॉन्ड, कि भाई मानो उसकी TM वैल्यू है 30 और वो फिल्टर हो गया 40 तक, तो कोई भी सब्सटेंस अगर वो उसकी TM वैल्यू के बियॉन्ड फिल्टर हुआ है तो उस सब्सटेंस का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ इतना ही होगा, उसकी TM वैल्यू के बराबर। जो ज़्यादा, जैसे 10 ml जो बच गया, इसको क्या कर दिया जाएगा? यूरिन के थ्रू बॉडी से पास ऑन कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन फॉर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस को इंडिकेट करता है कि जिस सब्सटेंस की जितनी TM वैल्यू होगी वो उतना ही रीअब्जॉर्ब होगा, वो उससे ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। उससे ज़्यादा अगर वो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है तो वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? जो ये ट्यूब्यूल है, इन ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स ऑफ ट्यूब्यूल, वो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। जो PCT है, PCT के अंदर प्रेजेंट होती है, ये जो एपिथेलियल सेल है ये क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल है, जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा है ब्रश बॉर्डर की वजह से। तो PCT है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करती है रीअब्जॉर्प्शन के अंदर। फिर जो सोल्यूट है, सोल्यूट दोनों तरीके से रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी वो रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे और एक्टिव के थ्रू भी। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इनमें फ़र्क हमें पता ही है कि यहाँ पर किसी भी ATP के मॉलिक्यूल का यूज़ नहीं होता, मतलब एनर्जी का यूज़ नहीं होता, यहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है। दूसरी बात कि जो पैसिव है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के और जो एक्टिव है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव दो तरीके का है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा कि जो एनर्जी है, एनर्जी ड्राइव कहाँ से की जाएगी? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। ATP के हाइड्रोलिसिस से एनर्जी ड्राइव की जाएगी एक्टिव प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो कि एनर्जी स्टोर्ड है आयंस के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में जो एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी का यूज़ किया जाता है फॉर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा अगर हम रीअब्जॉर्प्शन के रूट की बात करें, रूट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, तो दो तरीके के रूट होते हैं रीअब्जॉर्प्शन के, पैरासेलुलर एंड ट्रांससेलुलर। दो रूट है, पैरासेलुलर एंड ट्रांससेलुलर। जैसे कि ये क्या है? ट्यूब्यूल की सेल है। इस ट्यूब्यूल की सेल का ये ट्यूब्यूल की साइड है, ट्यूब्यूल ल्यूमन इस तरफ है, ये इसका एपिकल एंड है
ये बेसो लेटरल एंड है। इस ट्यूब्यूल के अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड के अंदर सोल्यूट्स हैं, वाटर है। ये टाइट जंक्शंस प्रेजेंट है यहाँ पे। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर भरा हुआ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जो ये ट्रांसपोर्ट का रूट है पैरासेलुलर एंड ट्रांससेलुलर, तो जो ये पैरासेलुलर है ट्रांससेलुलर है, पैरासेलुलर मतलब इन दो सेलों के बीचों बीच से, सेल के बीच से वाटर और सोल्यूट है वो ट्यूब्यूल के फ्लूइड से मतलब ल्यूमन से कहाँ जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम की ओर मूव कर रहा है। कहाँ से? बिटवीन द ट्यूब्यूल सेल। अगर वो दोनों सेल के बीचों बीच जा रहा है तो क्या होगा? पैरासेलुलर। अगर वो जा रहा है पासिंग थ्रू ट्यूब्यूल सेल, ट्यूब्यूल सेल के अंदर से पास ऑन हो रहा है तो वो कौन सा है? ट्रांससेलुलर रूट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। तो ये तो बात हुई किसकी? रीअब्जॉर्प्शन की। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सीक्रेशन की, ट्यूबुलर सीक्रेशन। जो ये ट्यूबुलर सीक्रेशन है मतलब कि यहाँ से फिल्ट्रेट आया, ये क्या है? पीसीटी। तो रीअब्जॉर्प्शन तो क्या हुआ? इस पीसीटी से सोल्यूट्स का बाहर जाना ब्लड स्ट्रीम में, और अंदर इसके अंदर सब्सटेंस का आना, वो क्या कहलाएगा? सीक्रेशन कहलाएगा। जो सीक्रेटेड सब्सटेंस है, सीक्रेटेड सब्सटेंस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है? आयंस, H+ आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, कैल्शियम, सॉरी, और इसके अलावा हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, क्रिएटिनिन, यूरिया, कुछ ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन, इनके सीक्रेशन की इन्हें वापस से जो ट्यूब्यूल सेल है वो क्या करेंगी? इस ट्यूब्यूल फ्लूइड के अंदर डाल देंगी, और इस प्रोसेस को, वापस से डालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सीक्रेशन बोलते हैं। जो सीक्रेशन है इसके दो इम्पोर्टेंट आउटकम्स हैं। कौन कौन से? पहला कि जो सीक्रेशन ऑफ H+ आयन है ये कंट्रोल करता है, ये मेंटेन करता है ब्लड के पीएच को। किसे कंट्रोल करता है, किसे मेंटेन करता है? ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है सीक्रेशन ऑफ H+ आयंस। इसका दूसरा आउटकम क्या है कि जो कुछ सब्सटेंस है जैसे कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, कुछ ड्रग्स हैं, ये बॉडी में नहीं चाहिए, तो इनका क्या किया जाएगा? इन्हें ब्लड से रिमूव करके डायरेक्ट किसके अंदर सीक्रेट कर दिया जाएगा? ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर। फिर जो रीअब्जॉर्प्शन है और सीक्रेशन है वो हम एक एक सेगमेंट की बात करेंगे कि पीसीटी में किसका रीअब्जॉर्प्शन, किसका सीक्रेशन होगा, कैसे होगा, लूप ऑफ हेनले के अंदर कैसे होगा, डीसीटी के अंदर कैसे होगा, डीसीटी के अर्ली सेगमेंट में, लेट सेगमेंट में, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर किस तरीके से सीक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन इन प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी के अंदर बात करते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर हम बात करते हैं। तो जो लार्जेस्ट अमाउंट में सोल्यूट एंड वाटर है उनका रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा, सोल्यूट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा होता है पीसीटी के अंदर। जो पीसीटी है वो लाइंड मिलती है बाय क्यूबॉइडल
ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से। जो ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। इसमें 65% सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम और 100% ग्लूकोज अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। जो सोल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन है पीसीटी में, वो प्रमोट करता है ओस्मोसिस ऑफ वाटर को, कि पीसीटी के अंदर जो ये सोल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन हुआ है, इसकी वजह से ओस्मोसिस ऑफ वाटर, एक ओस्मोटिक ग्रेडियंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा ओस्मोटिक ग्रेडियंट के बनने की वजह से, कि भाई ये पीसीटी है, इस पीसीटी से ब्लड स्ट्रीम की ओर सारे सोल्यूट चले गए, तो यहाँ पर एक ओस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ओस्मोसिस ऑफ वाटर की वजह से जो ये सोल्यूट ट्रांसफ़र हुए थे ना, इनकी वजह से यहाँ कैसी कंडीशन आ गई, यहाँ ज़्यादा सोल्यूट हो गए, यहाँ कम सोल्यूट हो गए, यहाँ सोलवेंट ज़्यादा है, तो अब एक ओस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट होगा इन सोल्यूट के यहाँ से यहाँ मूवमेंट की वजह से। तो ओस्मोसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर यहाँ से लेके यहाँ पर मूव करेगा, और इसको हम टर्म देते हैं ओब्लिगेटरी वाटर रीएब्जॉर्प्शन, कि जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हुआ है सोल्यूट के साथ इन ट्यूबुलर सीक्रेशन में, ट्यूबुलर फ्लूइड में, तो इसे हम नाम देते हैं ओब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। जो पीसीटी है वो एक इम्पोर्टेंट साइट है सीक्रेशन के लिए। सीक्रेशन किसका सीक्रेशन किया जाएगा? ऑर्गेनिक एसिड्स का, बेस का, जैसे कि ऑक्सलेट है, बाइल साल्ट है, यूरेट है, और कैचेकोलामाइंस हैं। इसके अलावा जो किडनी है वो डायरेक्ट किसका सीक्रेशन करती है? हार्मफुल ड्रग्स का, टॉक्सिन्स का, सीधा वो ट्यूबुलर सेल के थ्रू ट्यूब्यूल के फ्लूइड के अंदर भेज देगी किडनी सीधा ब्लड से। कैचेकोलामाइंस, ऑर्गेनिक एसिड, बेस, ऑक्सलेट, बाइल साल्ट, यूरेट, इनका सीक्रेशन पीसीटी के अंदर किया जाएगा। तो पीसीटी के अंदर क्या रीअब्जॉर्ब हुआ, किसका सीक्रेशन हुआ, ये देखा हमने। अब हम बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन इन लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अंदर दो सेगमेंट होते हैं, एक तो थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, और ये दूसरा होता है असेंडिंग सेगमेंट। जो असेंडिंग सेगमेंट है इसके भी दो पार्ट हैं, एक तो थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट। जो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये जो थिन वाली है ये वाटर के लिए परमिएबल है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है। ये जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। जो थिन डिसेंडिंग सेगमेंट है लूप ऑफ हेनले का, ये हाईली परमिएबल है वाटर के लिए, और ये मोस्ट ऑफ सोल्यूट के लिए मॉडरेटली परमिएबल है। और इस लूप ऑफ हेनले से 20% फिल्ट्रेट वाटर क्या किया जाता है? रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और जो 20% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो सारा किसके थ्रू होगा? लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू होगा। जो असेंडिंग सेगमेंट है लूप ऑफ हेनले का, वो दो सेगमेंट थिन और थिक दोनों को क्या करता है? इंक्लूड करता है, और दोनों ही सेगमेंट वाटर के लिए इम्परमिएबल है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और अगर इन दोनों की अगर हम बात करें तो जो थिक सेगमेंट है उसकी रीअब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थिन के सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है, कि दोनों सेगमेंट की अगर हम बात करें थिन और थिक ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की, तो जो थिक सेगमेंट है इसकी रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थिन के सेगमेंट में क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ से किसी वाटर का तो
नहीं होगा रीअब्जॉर्प्शन, सिर्फ किसका होगा 25% आयंस का, जो फिल्ट्रेट लोड है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, उसका क्या होगा रीअब्जॉर्प्शन होगा। सोडियम, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये तो मेन आयन है ही, इनके अलावा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है, तो इनका भी क्या होगा, इनका भी रीअब्जॉर्प्शन इसके थ्रू ही होगा। और किसके थ्रू, थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब बात करते हैं डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन की। तो जो डीसीटी है इसके दो सेगमेंट हैं, अर्ली डीसीटी एंड लेट डीसीटी। जो अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो सेम इस थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले से सिमिलर होंगी, और ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल फॉर वाटर। ये परमिएबल किसके लिए है, कैल्शियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, सोडियम के लिए, क्लोराइड के लिए, और इम्परमिएबल किसके लिए, वाटर एंड यूरिया के लिए, ये टोटली इम्परमिएबल है। अगर हम बात करें लेट डीसीटी की, तो जो लेट डीसीटी है ये दो तरीके के अलग अलग सेल से कंपोज्ड है। जैसे कि दो सेल कौन सी है, एक तो है प्रिंसिपल सेल और दूसरी कौन सी है, इंटरकैलेटेड सेल। जो प्रिंसिपल सेल है वो तो क्या रीअब्जॉर्प्शन करवाएगी सोडियम का, और सीक्रेशन करवाएगी किसका, K+ का, पोटेशियम का सीक्रेशन करवाएगी और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगी। जो इंटरकैलेटेड सेल है वो क्या करवाती है, वो रीअब्जॉर्प्शन तो करवाती है किसका, सोडियम का, सॉरी पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगी और बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगी। और सीक्रेशन किसका करती है, ल्यूमन के अंदर ये सीक्रेशन करेगी H+ आयंस का, H+ आयंस का ये सीक्रेशन करवाएगी। जो लेट डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है इसकी परमिएबिलिटी और इसके साथ में जो यहाँ ऐसे ये डीसीटी, अर्ली डीसीटी, लेट डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का ये कोर्टिकल सेगमेंट है और ये मेडुलरी रीजन है। तो जो डीसीटी, लेट डीसीटी प्लस कोर्टिकल जो हिस्सा कलेक्टिंग डक्ट का कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है, कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों लेट डीसीटी प्लस कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, इनकी जो परमिएबिलिटी है वाटर के लिए, जो इनकी परमिएबिलिटी है उसे कंट्रोल करता है ADH की कंसंट्रेशन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और जो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ किया जाएगा, वो इसे स्टोर करके रखती है, वो रिलीज़ करती है। ADH की कंसंट्रेशन के ऊपर ये परमिएबल होंगे या नहीं होंगे वाटर के लिए, वो डिपेंड करता है। अगर ADH की कंसंट्रेशन हाई है तो ये दोनों वाटर के लिए परमिएबल हैं। अगर ADH की कंसंट्रेशन नहीं है, ये एब्सेंट है, तो ये दोनों वाटर के लिए इम्परमिएबल होंगे। जो ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है ना इनकी, ये क्या एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाती है फॉर द कंट्रोलिंग द डिग्री ऑफ डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कि जो यूरिन है उसकी डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन के लिए एक मैकेनिज्म बताती है। कैसे कि भाई अगर ADH होगा तो इन दोनों से वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। अगर ADH नहीं होगा तो ये वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे, यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। फिर जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का और यूरिया का वो कहाँ होगा, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट से, कि जो कलेक्टिंग डक्ट का मेडुलरी रीजन है, जो मेडुला के अंदर कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट है, वहाँ से वाटर एंड यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है उसे भी मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में कौन कंट्रोल करेगा, ADH का कंसंट्रेशन या ADH का लेवल। और ये क्या सीक्रेट करेगा, जो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट है ये सीक्रेशन करता है H+ आयंस का, जो कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं।
एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं कौन? ये H+ आयंस। तो ये है रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन की किस में क्या चीज़ का क्या रोल है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।